हेलो बच्चों, मेरा नाम है नईम अहमद और मैं मैथमेटिक्स का टीचर हूँ। और मुझे हो गया करीब 17-18 साल हो गया इस सब्जेक्ट को पढ़ाते हुए बच्चों को। और अगर मेरिट और डीमेरिट की बात करूँ तो डीमेरिट्स बहुत सारी हैं, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, है ना। मेरे अंदर दोष बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ हमारे अंदर गुण भी हैं। जो सबसे प्रमुख गुण है एक विद्यार्थी होने के दृष्टिकोण से, वो है कि आज भी मैं क्या करता हूँ कि जो आज के 15-16 साल पहले जो जोश और जुनून था, आज भी वही है। ठीक है, ये सफ़र बहुत लंबा है और मज़ा आएगा, बाय गॉड मज़ा आएगा इस सफ़र को आपके साथ में चलते हुए, पूरा करते हुए। और दिस इज़ जस्ट ए बिगिनिंग, ये केवल शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। ठीक है, मेरा जो प्लस पॉइंट है मैं आपको बताना भूल गया। प्लस पॉइंट ये है कि आज भी जोश और जुनून किस चीज़ को लेकर के, इस सब्जेक्ट को लेकर के। इस सब्जेक्ट की जिस दिन सेवा ना करूं, जिस दिन एक स्टूडेंट की तरह पढ़ाई ना करूं, कुछ नए क्वेश्चन सॉल्व ना करूं, कुछ नए थॉट्स निकालूं ना, यकीन मानिए बच्चों उस दिन ना मज़ा नहीं आता। ऐसा लगता है कि पूरा दिन हमारा वेस्ट हो गया। तो बाकी बातें मेरे विषय में होती रहेंगी, आज थोड़ा सा काम कर लिया जाए। तो आइए शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक, आव्यूह तथा शारीरिक। बहुत ही अच्छा टॉपिक, आसान टॉपिक माना जाता है और किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे एनडीए का हो, एयरफोर्स का हो, एनटीए का हो या जी मेंस का हो, जी एडवांस का हो, इसका क्वेश्चन आपको मिल जाता है। और लगभग मैं कह सकता हूँ कि इसका क्वेश्चन लगभग सारे केसेस में हल भी हो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले परिभाषा और संकेत कि आव्यूह होता क्या है। भाई आव्यूह होता क्या है, बहुत ही आसान है, बच्चों का खेल है ना। हम लोग बचपन में जिस तरह से खेला करते थे, बस वही चीज़ है। बचपन में हम जब छोटे बच्चे थे तो हम लोग क्या करते थे कि अपनी चीज़ों को, जो मेरी अपनी चीज़ें होती थी, कभी कभी दूसरे के भी ले लेते थे, अपनी चीज़ों को ना एक जगह पे रखते थे। ठीक है, वो एक जगह बना लेते थे अलमारी टाइप की। ठीक है, उस जगह हम अपनी चीज़ों को रखते थे। तो हमने क्या बनाया उस जगह, हमने उस जगह एक आव्यूह का निर्माण किया। और वो जो संरचना होनी चाहिए, जिस जगह हम अपनी चीज़ों को रख रहे हैं, वो जो संरचना होनी चाहिए, वो संरचना बच्चों या तो आयताकार होना चाहिए या वर्गाकार होना चाहिए। त्रिभुजाकार या पंचभुजाकार या कोई दूसरी आकृति का हम संरचना नहीं ले सकते हैं। तो इसकी भी वही परिभाषा है कि जब हम कुछ संख्याओं को या कुछ राशियों को, है ना, पंक्ति और स्तंभ के रूप में, है किस रूप में, पंक्ति या स्तंभ के रूप में एक आयताकार या वर्गाकार है फ्रेम में रखते हैं, संरचना में रखते हैं, इसी को कहते हैं आव्यूह। ठीक है, तो आव्यूह ये एक डिब्बा समझ लो और इस डिब्बे के अंदर हमें कुछ संख्याओं को रखना है। तो ये जो बन के तैयार होगी ना संरचना, वही हमारी क्या कहलाती है, गणित में आव्यूह कहलाती है। अच्छा, अब इस आव्यूह में देखिए, पहले मैं यहाँ से समझा देता हूँ। इस आव्यूह में आपने इन सारी चीज़ों को रखा, फिर इधर रखा, फिर इधर रखा, है ना। एक मतलब ऐसा नहीं कि तितर बितर रखा, आपने बहुत ही सुनियोजित ढंग से उन चीज़ों को व्यवस्थित किया। तो ये हमारी क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी प्रथम पंक्ति। R1 से इसको प्रदर्शित करते हैं और यहाँ से यहाँ तक ये हमारी क्या कहलाती है, दूसरी पंक्ति कहलाती है। इसी तरह से बच्चों चलते चले जाएंगे, हमें क्या मिल जाएंगी, हमें मिल जाएंगी पंक्तियाँ। तो ये सारी की सारी जितनी भी है ना, हमारी क्या कहलाती हैं, हमारी कहलाती हैं पंक्तियाँ या पंक्ति है, पंक्तियाँ, ये रोज कहलाती है इंग्लिश में। अब ऊर्ध्वाधर दिशा में अगर देखें, अगर इस साइड देखें या इस दिशा में देखें, इस दिशा में देखें, तो ये हमारा C1 होता है, ये हमारा C2 होता है और ये हमारा Cn होता है। इन सभी को क्या कहा जाता है, इन सभी को कहा जाता है स्तंभ, है ना।
ये जितनी भी क्षैतिज होती हैं, क्षैतिज वाली जो स्ट्रक्चर है उन्हें पंक्तियां कहते हैं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, है ना, इसी तरह से चलते चले जाएंगे। और जो हमारी ऊर्ध्वाधर दिशा में है, ऊर्ध्वाधर दिशा में जितना भी है वो हमारा क्या कहलाता है? स्तंभ कहलाता है। बड़ी छोटी सी बात है, पंक्ति या स्तंभ को जानना बहुत ज़रूरी है और ये बहुत ही आसान है इसको समझना। अब आव्यूह को प्रदर्शित किससे करते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला के जितने बड़े अक्षर होते हैं ना, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल एम, कैपिटल एन, कैपिटल पी, कैपिटल क्यू, ऐसे हम प्रदर्शित करते हैं। ये एक छोटा सा संकेत और भी है, AIJ। आइए कुछ बातें AIJ को लेकर के करते हैं। जैसे मैंने लिखा AIJ, तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि IV पंक्ति और जेवे स्तंभ, IV पंक्ति, इसका सीधा सा मतलब होता है कि IV पंक्ति और जेवा स्तंभ वाला अवयव, ये सारे के सारे क्या हैं? A11, A12, A1n, ये आव्यूह के अवयव कहलाते हैं, है ना, एंट्रीज इंग्लिश में कहते हैं, आव्यूह के अवयव कहलाते हैं। तो एक्चुअली क्या करते हैं कि इन सारे अवयवों को संक्षिप्त रूप में हम इस तरह से प्रदर्शित करते हैं, AIJ। अब AIJ बहुत कुछ बताता है। देखिए जैसे मैंने लिख दिया A23, तो आप ये जान सकते हैं कि ये वाला अवयव हमारा कहाँ होगा मैट्रिक्स में, आव्यूह में? A23 का मतलब है पंक्ति कौन सी होनी चाहिए? देखिए जो पहला अंक होता है ना, वो पंक्ति को प्रदर्शित करता है और जो दूसरा अंक होता है वो स्तंभ को प्रदर्शित करता है। हमेशा पहला अंक पंक्ति और दूसरा अंक स्तंभ, पहला अंक पंक्ति और दूसरा अंक स्तंभ को प्रदर्शित करता है। तो ये कौन सा अवयव होगा, कहां पर ये स्थित होगा? ये होगा दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, ये देखिए पहली पंक्ति ये हो गई, दूसरी पंक्ति ये हो गई और तीसरा स्तंभ इधर कहीं होगा। तो ये जो अवयव होगा हमारा इधर, इसे कहेंगे A23। तो बड़ी कमाल की चीज है, आगे जाकर के आपको केवल ये दे देगा और इसके सहायता से आपको आव्यूह बनाना पड़ेगा। तो हमें ये जानना जरूरी है कि ये जो ए के रूप में लिखा जाता है इसका अर्थ क्या है, ठीक है? तो इसका अर्थ हमने जाना, ये वो अवयव है जो दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ में स्थित होगा। अच्छा और बताओ बच्चों, मान लो मैंने ये कह दिया, ये कहाँ होगा? ये होगा प्रथम पंक्ति और स्तंभ कौन सा है? स्तंभ चौथा स्तंभ। जी हाँ, प्रथम पंक्ति और चौथे स्तंभ में ये हमारा स्थित होगा। इस हिसाब से अगर मैं केवल AIJ, देखिए आव्यूह बनाना चाहूं बहुत आसानी से बना सकता हूं, बहुत आसान है। देखो पहली आपको पंक्ति बनाना है तो I की जगह आप क्या रख दोगे? 1 रख दोगे। I की जगह 1, है ना, I की जगह कितना रख दोगे? 1। प्रथम पंक्ति के अवयव आ जाएंगे। अब अगर आपको स्तंभ बनाना है तो देखिए ये पहला स्तंभ होगा तो ये दूसरा अंक कितना लिखेंगे? 1। ये दूसरा स्तंभ है तो क्या लिखेंगे? 2। ये हमारा मान लो आगे वाला कोई तीसरा है, इसको तीसरा मान लेते हैं तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 3। अब द्वितीय पंक्ति को लिखेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा? 2, 2 और 2, है ना। अब स्तंभ, पहला स्तंभ 1, दूसरा स्तंभ 2 और तीसरा स्तंभ हमारा हो जाएगा 3। इसी तरह से तीसरी पंक्ति लिखेंगे तो A3 हुआ, A3 हुआ और A3 हुआ। पहले स्तंभ के लिए 1, दूसरे स्तंभ के लिए 2 और तीसरे स्तंभ के लिए 3। ये एक आव्यूह बन के हमारी तैयार हो गई। तो हमने ये बताया AIJ की सहायता से आव्यूह को किस तरह से बनाया जाता है। अच्छा, तो यहाँ पर बात हुई आव्यूह क्या होता है, किस प्रकार की संरचना को हम आव्यूह कहते हैं, पंक्तियाँ क्या हैं, स्तंभ क्या हैं, AIJ का मतलब क्या होता है ना। AIJ की मदद से अलग अलग प्रकार के आव्यूहों को हम किस तरह से बना सकते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आव्यूह की कोटि। ठीक है, काम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। देखिए आव्यूह की कोटि क्या होती है। मैंने कोई आव्यूह लिखा, जैसे मैंने लिखा A11, A12 और A13, A21, फिर A22 और A23, है ना। बहुत ही आसान है, आव्यूह की कोटि निकालना बहुत ही आसान है।
इस आव्यूह में बच्चों पंक्तियां कितना है, पंक्तियां कितनी है, पंक्तियों की संख्या क्या है, आपको भी दिखाई दे रही होगी कि पंक्तियों की संख्या हमारी कितनी है, 2। भाई ये हमारी पहली पंक्ति हो गई, ये हमारी पहली पंक्ति हो गई, ये हमारी दूसरी पंक्ति हो गई, ये हमारा पहला स्तंभ, ये हमारा दूसरा स्तंभ और ये हमारा तीसरा स्तंभ। तो कोटि का मतलब होता है, कोटि का मतलब होता है क्या कि पंक्तियों की संख्या इनटू स्तंभों की संख्या। जितनी पंक्तियां हैं, जितने स्तंभ हैं, दोनों के बीच में क्या लगा देंगे, गुणा का निशान। केवल निशान लगाएंगे, गुणन नहीं करेंगे। ऐसा मत समझिए कि गुणन करना होगा, वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर केवल संकेत के रूप में गुणा का निशान लगाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर पंक्तियां कितनी हैं, 2 और स्तंभ कितने हैं, 3। तो इस आव्यूह की कोटि कितनी हो जाएगी, 2 क्रॉस 3। ठीक है, और इस कोटि को देख करके हम एक बात कह सकते हैं कि जो भी आव्यूह है जिसकी कोटि हमें दिखाई दे रही है, उस आव्यूह में पंक्तियां कितने हैं और स्तंभ कितने हैं। अगर कोटि ऐसा लिखा है तो हम तुरंत कह देंगे कि इस आव्यूह में पंक्तियां कितनी हैं, 2 और स्तंभ कितने हैं, 3। तो कोटि का मतलब क्या होता है, पंक्तियों की संख्या इनटू स्तंभों की संख्या। ठीक है, क्या पता चलता है, केवल ये पता चलता है कि इस आव्यूह में पंक्तियां कितनी हैं और स्तंभ कितने हैं। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर गुणा कर दें तो, है ना। अगर मैं गुणा कर दूं, है ना, तो गुणनफल, अगर मैं गुणा कर दूं तो गुणनफल बेटा कितना आएगा, 6। और ये 6 क्या प्रदर्शित करता है, एक्चुअली ये 6 इस आव्यूह में आने वाले अवयवों की संख्या को प्रदर्शित करता है। आप नहीं मानना चाहते तो आप गिन सकते हो, चलो गिनना शुरू करें। इस आव्यूह में कितने अवयव हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो अगर कोटि में जो आया है उसका गुणा कर दिया जाए, गुणनफल निकाल लिया जाए, तो हमें क्या पता चल जाएगी, अवयवों की संख्या। इनका जो गुणनफल होगा, इनका जो गुणनफल आएगा वो क्या प्रदर्शित करता है, वो प्रदर्शित करता है अवयवों की संख्या। तो 2 नई चीजों का पता चला यहां पर। पहली चीज क्या पता चली कि किसी आव्यूह की कोटि, कोटि का मतलब क्या है, देखिए मैं अलग अलग प्रकार की कोटि लिख रहा हूं, है ना। जैसे मैंने लिखा 3 into 1, इस कोटि से क्या पता चला, 2 बातें। पहली बात, पंक्तियां कितनी होंगी, 3, स्तंभ कितने होंगे, 1, और अवयवों की संख्या कितनी होगी, 3। फिर मैंने कहा 2 क्रॉस 5, कोटि हमारी ये है, पंक्तियां कितनी होंगी, 2, स्तंभ कितने होंगे, 5, अवयवों की संख्या कितनी होगी, अवयवों की संख्या हमारी 10 होगी। तो इस तरह से कोटि या क्रम, इसको कहीं कहीं क्रम भी कहा जाता है, आव्यूह की कोटि या आव्यूह का क्रम को हम अच्छे तरीके से समझे कि किसी आव्यूह में कोटि का मतलब क्या होता है, और कोटि का अगर गुणा कर दिया जाए तो हमें क्या पता चल जाता है, अवयवों की संख्या का पता चल जाता है। तो धीरे धीरे करके देखिए, आव्यूह क्या है, पंक्तियां क्या है, स्तंभ क्या है, और इसके अलावा आव्यूह को बनाया किस तरह से जाता है, किसी भी आव्यूह में उपस्थित कोई भी अवयव हम कैसे पहचानेंगे, A23 कहाँ होगा, A34 कहाँ होगा, A21 कहाँ होगा, A122 कहाँ होगा, है ना। ये कोई भी अवयव हम बहुत अच्छी तरीके से पहचान सकते हैं। दूसरी चीज, हमने कोटि का पता किया। कोटि का मतलब क्या होता है, पंक्तियों की संख्या इनटू स्तंभों की संख्या। उल्टा पुल्टा नहीं करना, है ना। ऐसा मत कर देना कि पहले स्तंभों की संख्या लिख लो फिर पंक्तियों की संख्या लिख लो, जी नहीं, पहले क्या आएगा, पंक्तियों की संख्या, फिर क्या आएगा, स्तंभों की संख्या। और अगर इसके गुणन को निकाला जाए तो हमें क्या पता चल जाता है, उस आव्यूह में आने वाले अवयवों की संख्या। अब देखिए सवाल किस तरह से बनते हैं, इसकी कुछ चर्चा हो जाए। जैसे हाँ, इसको थोड़ा सा मैं क्या कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ, ताकि बच्चे लोगों को ना ये चीज अच्छी तरीके से देखें। जी हाँ, सवाल किस तरह से बनता है, AIJ दिया है, कहता है आपको एक आव्यूह बनानी है, कितने कोटि की, 2 क्रॉस 3 कोटि की। सबसे पहले एक काम करते हैं ना, इसको देखते ही, है ना, A बराबर AIJ हमें बनानी है 2 क्रॉस 3, इस कोटि की हमें आव्यूह बनानी है। ठीक है, पंक्तियां कितनी होनी चाहिए, 2,
स्तंभ कितने होने चाहिए? 3, पंक्तियां 2। तो पहली पंक्ति बना लो, फिर दूसरी पंक्ति बना लो। चलो पहले पहली पंक्ति बनाते हैं। तो A1 और स्तंभ कितने हैं? 3। स्तंभ कितने हैं? 3। तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। प्रथम पंक्ति बन के तैयार हो गई। अब हमें दूसरी पंक्ति बनानी है। तो A2 और A2, स्तंभ 3, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3। ये लो साहब, हमारी जो कह रहा था ना कि आव्यूह बनानी है इतने कोटि की, तो ये आव्यूह हमारी बन के तैयार हो गई। लेकिन अभी सारे अवयव हमें पता नहीं है। ये जितने भी अवयव हैं सब की सब कहाँ से निकाले जाएंगे? अरे ये काहे को दिया है, ये कब यूज होगा, है ना? तो इसका इस्तेमाल करो, इसका प्रयोग करो और सारे अवयवों को हम यहाँ से निकालेंगे। अच्छा भाई चलो, A11 कैसे निकाला जाएगा, क्या किया जाएगा? बहुत आसान सर, I और J दोनों की जगह 1 1, I की जगह 1, J की जगह 2, I की जगह 1, J की जगह 3, फिर I J की जगह 2 1, I J की जगह 2 2, I J की जगह 2 3 है रखा जाएगा। कहाँ पर? यहाँ रखो। तो ये जितने भी अवयव है सब की सब पता चल जाएंगे। उन सारे अवयवों को यहाँ व्यवस्थित कर देंगे, आप ही को पता चल जाएगा। आओ भाई चलो शुरू करते हैं। A11 कितना हो जाएगा? 1 1 रखेंगे तो ये मिला हमें 3। फिर इसकी जगह 1 1 2 रखो। अगर 1 2 रखेंगे तो 4 और 1 दुनिया क्या कहती है? 5। फिर 1 3 रखेंगे, 6 और 1 दुनिया क्या कहती है? 7। फिर 2 1 रखेंगे, 2 2 कितना होता है? 4। फिर 2 हाँ सही है, 2 2 रखेंगे तो 4 और 2 कितना हो गया? 6। और 2 3 रखेंगे तो 2 6 और 2 कितना हो गया? 8। ये लो, आपकी आव्यूह बन के तैयार हो गई। जो मुझसे कहा जा रहा था ना कि इतने कोटि की आपको आव्यूह बनानी है, अवयव हमारे यहाँ से लेने हैं, आव्यूह बन के तैयार हो गई। एक चीज जो आपको और बताना था कि ये जो कोटि होती है ना आव्यूह की कोटि को इधर कहीं साइड में थोड़ी सी जगह, भाई कोटि के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए, एक छोटी सी चेयर डाल दो कोटि के लिए कहीं भी आव्यूह में साइड में। तो बेटा यहाँ साइड में चेयर डालते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं 2×3। तो अगर किसी आव्यूह में इस तरह से लिखा मिला तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आव्यूह और उसकी कोटि दोनों साथ साथ दे दिया है। अगर कभी कोई आव्यूह है और इधर एक छोटी सी चेयर पड़ी हुई है तो आप ये समझ जाइएगा कि ये आव्यूह है और ये हमारी क्या है? उस आव्यूह की कोटि है। तो यहां से हमने क्या सीखा? हमने यहां से आव्यूह का बनाना सीखा। देखिए यहां पर भी कोटि, यहां पर भी इस तरह से कोटि को लिख सकते हैं AIJ, है ना? ये AIJ हमारा पूरा हो गया, कोटि हमारी हो गई 2×3। आव्यूह का बनाना सीखा तो आगे और क्या है? अगर एक आव्यूह में अवयवों की संख्या, देखिए ये दिया है Mn बराबर कितना दिया है? 60। तो कहता है उसकी संभव कोटियां क्या होंगी, है ना? कोटि क्या होता है? वास्तव में 2 का गुणा होता है। कोटि का मतलब क्या होता है? 2 का गुणा, 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणा या 2 प्राकृत संख्याओं का गुणा क्या होता है? कोटि होता है। तो अगर ये 60 दिया है तो आप पहले ये पता लगाओ कि ये 60 जो है किन किन 2 प्राकृत संख्याओं का गुणन हो सकता है। मतलब कहने का ये हो गया कि 60 के गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं। आइए चेक करते हैं 60 के गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले प्रारंभ किससे करते हैं? 1 से, फिर 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, इसी तरह से आगे बढ़ते चले जाओ। हमें क्या पता लगाना है? हमें 2 प्राकृत संख्याओं का गुणन पता लगाना है, क्योंकि हमें पता है अवयवों की संख्या का मतलब होता है 2 प्राकृत संख्याओं का गुणन, ठीक है? और जितने गुणन आएंगे वो सब की सब क्या होंगे? वो सब की सब आव्यूह की कोटियां होंगी, क्योंकि Mn क्या होता है? आव्यूह की कोटि होती है। तो 60 का 1 का 60 में किया, ठीक। फिर 2 का किस में करें? 30 के साथ कर लो। 3 का किसके साथ करें? 20 के साथ कर लो। बेटा 4 का किसके साथ करें? 15 के साथ कर लो। फिर 5 का
12 के साथ कर लो। 6 का आएगा, हाँ बिल्कुल आएगा, किसके साथ? 10 के साथ। 7 का नहीं, 8 का नहीं, 9 का नहीं, 10 का, हाँ 10 का हो जाएगा। अब ये देखिए उल्टा चलना शुरू हो गया, 10 का 6 के साथ, फिर 11 का नहीं 12 का हो जाएगा, उल्टा चलना शुरू हो गया। 12 का 5 के साथ, है ना, फिर ये 15 का किसके साथ आएगा? 4 के साथ, फिर ये 20 का किसके साथ आएगा? 3 के साथ, 30 का 2 के साथ गुणन और 60 का 1 के साथ गुणन। भैया एक चीज जान लो ना, देखो यहाँ पर बता देता हूँ ना, बाद में ना कोई गलती नहीं होनी चाहिए, कोई मिस्टेक की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे मैंने मान लो मैं इसकी बात करूँ, इन दोनों की बात करूँ, ये दोनों अलग अलग हैं। आप ये मत समझना सर सेम ही तो है, 6 गुणते 10, 10 गुणते 6, नहीं, जब कोटि की बात करेंगे तो ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। अगर ये कोटि हो जाएगी तो इसका मतलब पंक्तियां कितनी? 6, स्तंभ कितने? 10। अगर ये कोटि हो जाएगी तो इसका मतलब पंक्तियां कितनी? 10 और स्तंभ कितने? 6। तो हमसे पूछा जा रहा था कि अवयवों की संख्या 60 है, संभव कोटियां देख लेते हैं। संभव कोटियां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो संभव कोटियां कितने प्रकार की हो सकती हैं? 12 प्रकार से हो सकती है। छोटा सा क्वेश्चन था, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे है दो अवयवों की समानता। ठीक है, समानता का मतलब क्या होता है बच्चों? समानता का मतलब ये होता है कि दो की समानता अगर कुछ हो सकती है तो किसके साथ हो सकती है? दो के साथ। इसी को कहते हैं समानता, इक्वलिटी। ठीक है, 3 किसके बराबर? 3 के। -4 किसके बराबर? -4 के। 0 किसके बराबर? 0 के। इसी का मतलब होता है समानता। तो दो अवयव कब समान होंगे? चलो आओ पता लगाते हैं क्या क्या कंडीशंस होती हैं। दो अवयव है, मान लो A और B, दोनों हमारे बराबर हैं। बराबर होने के लिए दो शर्तें हैं। पहली शर्त क्या है? पहली शर्त है कि दोनों अवयवों की कोटियां कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। भाई दोनों का फ्रेम ना एक जैसा होना चाहिए, तभी तो हम बराबर कह सकते हैं। पता चला कि हमारी हाइट कुछ है और जो मैंने कपड़ा खरीदा है ना शर्ट बनाने के लिए, वो हमने 1 मीटर का लिया है और हमारी हाइट के हिसाब से हमें 2 मीटर का कपड़े की शर्ट आती है, तो गड़बड़ हो जाएगा ना, समान नहीं हुआ ना। तो यही चीज होता है, दोनों का जो फ्रेम है, दोनों का फ्रेम यानी कि दोनों की कोटि कैसी होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए, पहली शर्त। दूसरी शर्त कि संगत अवयव, है ना, संगत अवयव। संगत अवयव से क्या मतलब है? अजी संगत अवयव से मतलब है कि ये वाला अवयव इस अवयव का और ये वाला अवयव इस अवयव का कैसे होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। इसका संगत ये बराबर होना चाहिए, इसका संगत ये बराबर होना चाहिए, इसका संगत ये बराबर होना चाहिए और दोनों की कोटियां भी बराबर होनी चाहिए। इसकी कोटि कितनी है? 2 क्रॉस 2 और इसकी कोटि कितनी है? 2 क्रॉस 2। तो अगर दो अवयव बराबर हैं तो उस केस में हम ये दो काम कर सकते हैं। दोनों की कोटियां देखनी होंगी, कोटियां समान, संगत अवयव समान, और लगे हाथ ना क्वेश्चंस भी आपका सॉल्व हो रहा है। देखिए कैसे सॉल्व हो रहा है। दोनों बराबर हैं तो कहता है कि x y z w के मान निकालो। तो बेटा x + 3, फटाफट x + 3 कितना हो गया? -x -1। अच्छा 2y + x कितना हो गया? 0 और z -1 कितना हो गया? 3 और 4w - 8 कितना हो गया? 2w। लो जी, हमने परिभाषा से जो कंडीशन थी उसको लगा दिया। अब यहां से 2x बराबर -4, x कितना आएगा? -2 और x अगर -2 आया, ठीक है, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 1 और z बराबर कितना हो गया? 4 और 2w तुम इधर आ जाओ, तो 2w बराबर 8, तो w का मान कितना हो जाएगा? 4, है ना। संगत से, दो अवयवों की समानता से हमने इस सवाल को हल कर दिया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट है अवयव के प्रकार। बहुत ही सिंपल सा टास्क है, अवयव के प्रकार। बहुत ढेर सारे अवयव आपको मिलने वाले हैं। पहले तो सरल सरल बता दें, आगे जाकर के कुछ है बाउंसर भी आएंगे। तो सबसे पहले आयताकार अवयव। आयताकार अवयव ये होता है जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर ना हो। पंक्तियों की संख्या कुछ और हो, स्तंभों की संख्या कुछ और हो।
आयताकार ऐसे ही तो बनता है आयताकार, है ना, या तो क्षैतिज बनेगा या ऊर्ध्वाधर बनेगा। आयताकार मतलब, आयताकार का मतलब ये है कि ये जो पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या है ना वो अलग अलग होगा, तो ये वर्ग के टाइप का नहीं बनेगा, ये आयत के टाइप का बनेगा। और आयत हमारा कितने टाइप का बनता है? 2 टाइप का बनता है, या तो आपको क्षैतिजाकार आयत बना के दिखा दें या आपको ऊर्ध्वाधर है आयत बना करके दिखा दें, 2 ही तरह का होता है। तो पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या अलग अलग होनी चाहिए। अब ये हमारा क्या कहलाता? आयताकार। आप देख सकते हैं सारे के सारे आयताकार है। इसकी कोटि जरा बताना, पंक्तियां कितनी है? 3, स्तंभ कितने? 2। ठीक है, देखो ये अलग अलग हैं, है ना, m और n कैसे अलग अलग हैं, यानी कि पंक्तियों की संख्या और स्तंभ की संख्या अलग अलग है। ये भी सेम है। और इसकी बात करें अगर, तो पंक्तियों की संख्या कितनी है? 2 और स्तंभों की संख्या कितनी है? 3। पंक्तियां 2 स्तंभ 3 अलग अलग हैं, तो आव्यूह हमारा क्या कहलाता? आयताकार आव्यूह। कितने प्रकार के होते हैं आयताकार? आइए देख लिया जाए। ये 5 प्रकार के होते हैं आयताकार आव्यूह। पहले पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह का मतलब है एक ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो। स्तंभ कितने भी हो सकते हैं, डजंट मैटर। पंक्ति कितनी होनी चाहिए? एक, तो उसे क्या कहते हैं? पंक्ति आव्यूह। स्तंभ आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो, पंक्तियां कितनी भी हो सकती हैं, डजंट मैटर, है ना, केवल एक स्तंभ हो, स्तंभ आव्यूह। एकल आव्यूह, पंक्ति भी एक हो, स्तंभ भी एक हो, पंक्ति भी एक, स्तंभ भी एक। अरे भाई 1 × 1 कितना होता है? 1 होता है। तो इस हिसाब से एकल आव्यूह में जो अवयवों की संख्या आएगी वो कितनी आएगी? केवल एक आएगी, एकल आव्यूह। इसके बाद ऊर्ध्वाधर आव्यूह। देखिए ये ऊर्ध्वाधर, इसमें पंक्तियों की संख्या ज्यादा होती है स्तंभों की संख्या से। तो जब पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से ज्यादा हो तो हमें कैसा आव्यूह मिलता है? ऊर्ध्वाधर मिलता है। और अगर इसका उल्टा कर दिया जाए, पंक्तियां 2 स्तंभ 3, यानी कि पंक्तियों की संख्या स्तंभ की संख्या से कम हो, 5 प्रकार के आयताकार आव्यूह। पंक्ति आव्यूह एक पंक्ति, स्तंभ आव्यूह एक स्तंभ, एकल आव्यूह एक पंक्ति और एक स्तंभ, और ऊर्ध्वाधर आव्यूह पंक्तियों की संख्या ज्यादा और क्षैतिज आव्यूह पंक्तियों की संख्या कम। ठीक है, आसान है। वर्ग आव्यूह। देखिए अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि आयताकार आव्यूह वो आव्यूह होता है जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभ की संख्या अलग अलग होती है। अब मैं ना इसका उल्टा कर दूं, पंक्तियों की संख्या स्तंभ की संख्या बराबर, पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर 2, 3, 7, 5। हाँ भैया, पंक्तियां कितनी? 2, स्तंभ कितने? 2। इसकी कोटि क्या हो गई? 2 × 2। और ले लो, P बराबर 1 - 1 5 2 0 3 1 2 7। हाँ भैया, पंक्ति कितनी? 3, स्तंभ कितने? 3। ये लो, इसकी कोटि कितनी है? 2 × 2। इसकी कोटि कितनी है? 3 × 3। तो क्या सीखा? अभी तक का जाना, अभी तक जाना। वर्ग आव्यूह का मतलब होता है एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या कैसी हो? बराबर हो। पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या बराबर हो। पहली चीज ये जानी। एक दूसरी चीज ये भी जान गए कि जो भी वर्ग आव्यूह होता है ना उसकी कोटि हमेशा ऐसी होती है, 2 × 2, 3 × 3, 4 × 4, n × n। कोटि का जो प्रारूप होता है वो हमेशा इस तरह का होता है, n × n, है ना। इस वर्ग आव्यूह की कोटि का प्रारूप हमेशा कैसा होता है? n × n। तीसरी चीज बेटा एक बताना चाहेंगे, ये लो मैंने एक विकर्ण खींच दिया। विकर्ण, हाँ, आयत में भी होता है, वर्ग में भी होता है, चतुर्भुज में भी होता है। तो हर वर्ग आव्यूह में भी होता है, यहाँ आव्यूह में भी होता है ना। इस तरह का एक विकर्ण जिसे कहते हैं मुख्य विकर्ण। क्या इसका उपयोग क्या है? आगे जाकर के आप सीखोगे इसका उपयोग जब हम लोग ट्रेस वगैरह पढ़ेंगे। पर अभी तो यहाँ पर सीख लो कि इस तरह का जो विकर्ण बनाएंगे, इस तरह की जो लाइन बनाएंगे वो वर्ग आव्यूह का क्या कहलाता है? विकर्ण कहलाता है। और देखो एक कमाल की चीज कि ये लाइन हमारी किन किन अवयवों से होकर जाती है। ये अवयव कौन सा है? A11। ये कौन सा है? A22। ये कौन सा है? A33। अच्छा, शुरू से काउंट कराएं, शुरू से गिनती कर लो। A11, A12, A13,
2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। अब आप देखो ये क्या आया 1 1 2 2 3 3। जी हाँ, वो रेखा जो इन अवयवों से गुजरती है A11 A22 A33 A44, वास्तव में उस रेखा को हम वर्गावयु का विकर्ण कहते हैं। तो कितनी चीजें मिली? 3 नई चीजें मिली। वर्गावयु होता क्या है? जिसमें बराबर हो, क्या पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर हो। दूसरी चीज मिली कि जो भी वर्गावयु होगा उसकी कोटि हमेशा किस रूप की होगी? n क्रॉस n के रूप की होगी। और तीसरी चीज हमें मिली कि एक ऐसी रेखा, ज़्यादा भीतर जाने की ज़रूरत नहीं है, ये बनाते ही तुरंत पता चल जाता है। फिर जब ध्यान से देखते हैं तो ये पता चलता है कि अरे ये रेखा तो हमारी A11 A22 A33 से होकर गुजरती है। तो इस रेखा को वर्गावयु का मुख्य विकर्ण कहते हैं और इन अवयवों को मुख्य विकर्ण अवयव कहते हैं। तो ये बात हुई हमारी किसकी? वर्गावयु की। बेटा आगे बढ़ते हैं। वर्गावयु के प्रकार, हाँ भाई प्रकार कुछ हो जाए, इसके भी कुछ प्रकार की बात हो जाए। देखिए प्रकार इतने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे विकर्ण अवयु को। विकर्ण अवयु का मतलब ये होता है बच्चों, देखो ज्यादा बोलने से अच्छा कुछ लिख दिया जाए तो समझ में आ जाता है। 0 3 0 0 0 5, जी हाँ, इसे कहते हैं विकर्ण अवयु। खास बात क्या होती है? खास बात ये होती है A11 2 2 3 3 4 4 के अलावा जितने भी अवयव है ना, सारे के सारे कैसे होते हैं? 0। मुख्य विकर्ण अवयवों के अतिरिक्त जितने भी अवयव होते हैं सारे के सारे कैसे होते हैं? 0। तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे विकर्ण अवयु। अच्छा, इसको एक संक्षेप में इस तरह से प्रदर्शित करते हैं DIAG, और इधर ब्रैकेट लगाएंगे, इधर ब्रैकेट लगाएंगे, जगह कम इसलिए मैं इधर लगा रहा हूं। कितना लिखेंगे? 2 3 और 5। इसको कहते हैं विकर्ण अवयु। अब जब मैं स्टूडेंट था तो मैं एक चीज सोचा करता था कि चलो ये बात तो समझ में आ गई कि मुख्य विकर्ण अवयव के अतिरिक्त जितने भी हैं सारे के सारे 0 हैं। क्या यहाँ पर भी 0 हो सकते हैं? हो सकता है आप में से किसी बच्चे के दिमाग में ये सवाल आ रहा हो। तो बच्चों इसका जवाब है बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन सारे नहीं हो सकते। कहने का मतलब अगर यहाँ पर आप 0 0 रख दो तब भी इसे हम विकर्ण अवयु ही कहेंगे, लेकिन सारे 0 आपको नहीं रखने हैं, ये बात याद रहे। अच्छा, ये 2 प्रकार के होते हैं, एक आदेश अवयु, एक इकाई या तत्समक अवयु। आदेश अवयु में बच्चों क्या करते हैं कि ये होता तो वैसे ही है, लेकिन ये जो मुख्य विकर्ण अवयव है ना, ये हमारे तीनों के तीनों कैसे होंगे? समान होंगे। यहाँ 3 3 3 रख दो, 5 5 5 रख दो, लेकिन यहाँ पर 1 नहीं रख सकते है ना। क्या नहीं रख सकते? 1 नहीं रख सकते। अगर इसकी जगह 1 रख दिया, इसकी जगह अगर 1 रख दिया है ना, तो ये इकाई अवयु कहलाता है। इकाई अवयु इस तरह से देखो 1 0 0 1, ये कितने कोटि का? 2 कोटि का इकाई अवयु। इसी तरह से 3 कोटि का भी बना सकते हैं, बहुत आसान है। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, 3 कोटि का इकाई अवयु है ना। तो ये 3 तरह से मिले विकर्ण अवयु। ये रहा मुख्य विकर्ण अवयव हमारे होंगे, उसके अतिरिक्त सारे अवयव कैसे होंगे? 0 होंगे। और आदेश अवयव में ये तीनों हमारे समान होते हैं, बदल नहीं सकते, यहाँ पर अलग अलग नहीं रख सकते हैं। और इकाई अवयव में होते तो ये भी समान है, लेकिन फिक्स होते हैं कितने? 1 के अलावा इकाई अवयव में 1 के अतिरिक्त और कुछ नहीं रख सकते। अब जरा उधर चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। त्रिभुजाकार अवयव, ठीक है, 2 प्रकार के, एक ऊपरी त्रिभुजी, एक निम्न त्रिभुजी। ऊपरी त्रिभुजी का मतलब ये होता है कि एक ऊपर का त्रिभुज बना लो, ऊपर का त्रिभुज बना लो, और उस त्रिभुज के अलावा जितने भी अवयव होंगे सारे के सारे कैसे होंगे? 0 होंगे। तो इसे कहते हैं ऊपरी त्रिभुजी अवयव, है ना। ऊपर एक त्रिभुज बनाने के बाद, अब ऐसा नहीं कि यहां 0 नहीं हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए कोई नियम नहीं है। नियम यह है कि भाई ये एक ऊपरी त्रिभुज बनाया, इसके अतिरिक्त जितने भी 0 हैं, इसके अतिरिक्त जितने भी अवयव हैं सारे के सारे कैसे हैं? 0 हैं। इसके नीचे के सारे कैसे हैं? 0 हैं। और अगर कंडीशन देखोगे तो इससे भी यही पता चलता है, I ग्रेटर देन J के लिए सारे के सारे कैसे होने चाहिए? 0 होने चाहिए। यानी कि
पहले इंडेक्स के बड़े के लिए, तो देख लो ना, A21 पहला इंडेक्स बड़ा, ये A31 बड़ा, ये कौन सा होगा A32, हाँ पहला इंडेक्स बड़ा। तो पहले इंडेक्स बड़े के लिए सारे अवयव कैसे होंगे, 0 होंगे। और उसी तरह से यहां पर बनाया जाता है नीचे वाला त्रिभुज। तो नीचे वाले त्रिभुज के अतिरिक्त जितने भी अवयव होंगे सारे के सारे कैसे होंगे, 0 होंगे। तो त्रिभुजाकार आव्यूह 2 प्रकार के होते हैं। तो ये एक बेटा छोटा सा इंट्रोडक्शन है किसके लिए, आव्यूह, और इसके जो वो छोटी छोटी बातें होती हैं, है ना, वो सारी चीजें हैं, और इनकी आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए।